स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जेनी को देखते हैं जो अपने डैड के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज आप लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल मत भेजिए। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मुझे उनके पास जाने दीजिए। ये बोलकर वो उसके सामने हाथ जोड़ के रोने लग जाती है, लेकिन उसका डैड उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने बॉडीगार्ड को बुला के उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो लोग उसे उठा के मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम हमारी मेन लीड चेंजू को देखते हैं जो कि फू फैमिली की डॉटर फीजा के साथ मैरिज करने वाला था। तभी वहाँ पे हमारी मेन लीड जेनी की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। देन वो वेटर को मार के नीचे बुड़का रही थी। तभी फीजा कहती है, तुम यहाँ पे कैसे आई? ये सुनकर जेनी उसे कहती है, मैं इस दूल्हे को अपने साथ ले जाने आई हूँ जो कि तुम चुराने जा रही हो। ये बोलकर वो उसके पास आने लग जाती है और फीजा को मार के साइड में कर देती है। देन अपना हाथ आगे बढ़ा के मिस्टर चेंजू से कहती है, मेरा नाम जेनी है और आज से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुनकर मिस्टर चेंजू से कहता है, तुम तो फू फैमिली की डॉटर हो ना, जिसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सुनकर वो उसे कहती है, अभी ये सारी बातें जरूरी नहीं है। ये बोलकर वो उसकी नेक को टच करने लग जाती है और उसका कॉलर पकड़ के अपने क्लोज करके कहती है, तुम्हारी वाइफ सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाती है। तभी मिस्टर चेंजू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? तभी फीजा आगे आके उसे पुश कर देती है जिससे वो मिस्टर चेंजू की गोद में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इतने में फीजा उसे कहती है, तुम्हें पता भी है तुम जिससे मैरिज करने की बात कर रही हो वो कितना रिचेस्ट है, वो लू फैमिली का प्रेसिडेंट है और तुम मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई एक पागल हो। और ये बात तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मिस्टर चेंजू तुम्हें अपनी वाइफ बनाएगा? ये सुनकर जेनी उसे कहती है, तुम मेरी आइडेंटिटी को यूज करना चाहती हो, आज तो तुमने बोल दिया, लेकिन आज के बाद ऐसी बात करने की हिम्मत मत करना। फिर जैसे ही फीजा उससे कुछ बोलने वाली थी तभी जेनी उसे थप्पड़ा मार देती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर जैसे ही फीजा उसे मारने वाली थी तभी जेनी उसे रोक के कहती है, मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना ऐसा ना हो कि इस बार मेंटल हॉस्पिटल तुम्हें जाना पड़े। फिर वो मिस्टर चेंजू से कहती है, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ये सुनकर मिस्टर चेंजू हाँ करते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख देता है और उसे अपनी गोद में उठा के ले जाने लगता है। तभी फीजा गुस्से से फ्लावर फेंकते हुए मारती है तो जेनी कैच कर लेती है और वापस उसको मार देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चेंजू उसे अपने घर लेके आता है और कार में से बाहर निकल के उसके साइड का डोर ओपन करता है। फिर जेनी अपने बाल खोलते हुए बाहर आती है। देन जैसे वो उसका हाथ पकड़ने वाला था तभी वो उसे इग्नोर करके आगे आ जाती है। उसका ऐसा बिहेव देख के उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके आगे जाता है। फिर सभी स्टाफ उसका वेलकम करते हैं। ये सब देखकर जेनी कहती है, ये स्पेस मेरे लिए कंफर्टेबल है और यहाँ के स्टाफ का नेचर भी अच्छा है, मैं इन सब चीजों से काफी सेटिस्फाइड हुई। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर चेंजू उसे रोक के कहता है, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए हैं। ये सुनकर वो अपने ग्लव्स उतारते हुए उसे कहती है, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपने ग्लव्स प्लेट में रख के वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू आके कहता है, ये मैरिज हमने सिर्फ फैमिली के लिए की है, इसलिए तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम जब चाहे बाहर जा सकती हो, जब चाहे अंदर आ सकती हो, कितना भी खाओ और कितना भी उड़ाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तुम इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हें कुछ कहूंगा। तभी वहाँ पे जेनी कपड़े पहनते हुए आ जाती है और अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, मैं तुम्हें अभी वो सब नहीं दे सकती जो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। ये बोलकर वो उसे बेड पे पटक देती है और उसके क्लोज होके कहती है, तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, तुम मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा स्पॉइल हो, तुम्हारे साथ रह के तो मैं सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो प्यार से उसके गाल पे मारती है और उसे कहती है, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम ही रखना, मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर चेंजू उसे पकड़ के खड़ा होता है और उसे बेड पे लिटा के उसके ऊपर हो जाता है। ये देखकर जेनी उसे रोकते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? तो वो उससे कहता है, ये क्वेश्चन मेरा है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो? तुम्हारे पास तो ऑप्शन था ना यहाँ से भाग जाने का। तो वो उसे पुश करके कहती है, ये मैटर तुम्हारा नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और वैसे भी मैंने सुना है कि लो फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए फाइटिंग शुरू हो चुकी है, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपना लॉस करना चाहते हो या फिर विनर होना चाहते हो। तभी वो हंसते हुए कहता है, इसका मतलब हम दोनों के पास ही सीक्रेट्स हैं। ये सुनकर वो उसे खड़ी होकर बताती है, मेरा कुछ अलग मैटर है, मैं फू फैमिली से बदला लेना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसकी कमर पकड़ के क्लोज करता है और उसे कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए आई हो? तभी वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, चलो हम एक डील पक्की करते हैं, मैं इनहेरिटेंस की फाइटिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगी।
और इसके बदले सीरियस मोमेंट पे तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर वो अपनी जेब में से एक ब्लैक कलर का कार्ड निकाल के देता है और उसे देते हुए कहता है, तुम्हें जब भी इस कार्ड की जरूरत पड़े तुम इसे यूज कर लेना। फिर वो कार्ड लेके उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर चेंजू कहता है, मुझे तुम्हारा सच जानना होगा। ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है, तुम जेनी का बैकग्राउंड पता लगाओ और जल्दी मुझे इन्फॉर्म करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनी जैसे ही सो के उठती है तभी वहाँ पे कुछ स्टाफ ड्रेस के और नेकलेस के आइटम ले आते हैं। उनको देखकर जेनी सोफे पे बैठती है तो स्टाफ उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसे बताते हैं, आज आपको लू फैमिली से मिलने जाना है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ ड्रेसेस और नेकलेस के आइटम हैं। आपको जो पसंद हो वो पहन सकती हो। ये सुनकर जेनी खड़ी होकर उनको टच करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीजा अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। इतने में वहाँ पे एक कार आ जाती है जिसमें से उसकी फ्रेंड बाहर आती है। उसको देखकर रीजा उसे कहती है, यान तुम कितनी लेट हो गई, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। ये सुनकर यान उसे कहती है, मुझे माफ करना, आज तुम्हारे कजन की वेडिंग है और मैं आज के दिन ही तुम्हारे घर पे आ गई। ये सुनकर रीजा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। इतने में वहाँ पे एक और कार आ जाती है जिसमें से जेनी बाहर आती है। वहीं मिस्टर चेंजो और उसका असिस्टेंट ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। तभी रीजा जेनी को देखकर कहती है, मुझे लगता है कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच बनती नहीं है, तभी तो मेरा कजन पहले आ गया और उसकी वाइफ बाद में आ रही है। लगता है उसे अपनी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसका असिस्टेंट रैंग उसे कहता है, आप जाके उनकी हेल्प क्यों नहीं करते। तभी वो उसे अपने हाथ के इशारे से चुप कर देता है। वहीं जेनी जैसे ही अंदर जाने वाली थी तभी रीजा उसे रोक के कहती है, ऐसे ही कहाँ घुसी जा रही हो। फिर वो उसे देखने लग जाती है तो वो सोचती है, कितनी डरावनी आंखों से देख रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे खाई जाएगी। ये वही मेड है जिसे फू फैमिली ने मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। फिर वो उसे कहती है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके अंदर जा रही थी। तभी रीजा उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के रूल्स को तोड़ने की। तभी वो उसे अपना हाथ छुड़वा के उसे जोर से थपड़ा मारती है और उसे कहती है, मुझे यहाँ के रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे हिट करने की कोशिश मत करो। देन जैसे ही वो बोलने वाली थी तभी वो उसे दोबारा थपड़ा मारती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारी क्या लगूंगी, तुम मुझे क्या कह के बुलाओगी। तो वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी वो उसके गाल पे एक और थपड़ा मारती है और उसे कहती है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, मैं तुम्हारे कजन की वाइफ हूँ तो मैं तुम्हारी क्या लगूंगी, तुम क्या कह के बोलोगी मुझे। तभी वो बॉडीगार्ड से उसे मारने के लिए कहती है तो वो उसे एक और थपड़ा मार के कहती है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे टच कर सके, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किस नाम से बुलाओगी। ये बोलकर वो उसे एक और थपड़ा मारती है। देन जैसे ही वो उसे दूसरा थपड़ा मारने वाली थी तभी वो उसे कहती है, मैं तुम्हें अपनी कजन ही लो कह के बोलूंगी। ये सुनकर वो प्यार से उसके गाल पे हाथ रख के कहती है, अगर तुम ये वर्ड पहले बोल देती तो तुम्हें इतना पिटना नहीं पड़ता और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। उसे देखकर मिस्टर चेंजू कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये पागल है क्योंकि इसमें काफी स्किल्स हैं। ये बोलकर वो दोनों भी चले जाते हैं। तभी यान रीजा से कहती है, मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो वो कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, आज जो कुछ इसने मेरे साथ किया है ना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी पूरी फैमिली के साथ खड़ी थी। तभी मिस्टर चेंजू का डैड यांग अपने डैड से कहता है, ये हमारे सन की वाइफ है, यानी हमारी डॉटर इन लॉ। मुझे लगता है कि अब हमें जल्दी टी सेरेमनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तभी रीजा सोचती है, अब मैं भी देखती हूँ कि ये इस हिट टी से कैसे बचती है। फिर वो टी का कप उठा के जेनी को देती है और उसे कहती है, तुम्हारी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर वो हाँ करती है और कप को उठाकर टी को उसके फेस पे फेंक देती है, जिससे उसका पूरा फेस जलने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। ये देखकर जेनी हंसते हुए कहती है, कैसे काम करती हो, तुम्हें केयरफुल होकर काम करना चाहिए। तभी रीजा अपने डैड से कहती है, डैड मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये सुनकर यांग जेनी से कहता है, तुम पागल हो क्या, इतनी गर्म टी तुमने उसके ऊपर फेंक दी। ये सुनकर जेनी उसे भी थपड़ा मारती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो एकदम से कहती है, ओ मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, मैं तो बस मच्छर को भगा रही थी, ये मच्छर बहुत आते हैं। ये सुनकर ग्रैंडफादर गुस्से से कहता है, तुम्हारा बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं हो। ये सब वो दोनों ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे। तभी रैंगो से कहता है, मुझे लगता है कि आपको अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर चेंजू से बताता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सब पे भारी है, अच्छा होगा कि हम इस मैटर से दूर ही रहें, वरना इस चटनी में तो हम भी पिस जाएंगे। तभी यांग जेनी से कहता है, ग्रैंडफादर ने सही बोला, हमारी फैमिली तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इनफैक्ट तुम हमारी फैमिली के लायक ही नहीं हो।
ये सुनकर यान सोचती है, तुमने इस घर के सन को फंसा तो लिया, लेकिन तुम इस फैमिली का दिल नहीं जीत पाई। इन सब से ये तो प्रूफ हो गया कि ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। इसका मतलब मैं आराम से मौका मार सकती हूँ। ये सुनकर जेनी आगे आते हुए कहती है, तुम सबको किस तरह की डॉटर इन लॉ पसंद है। ये बोलकर वो ग्रैंडफादर की व्हीलचेयर पकड़ लेती है और सुपरफास्ट की तरह उसको वहाँ से ले जाने लगती है। ये सब देखकर तो ग्रैंडफादर का हार्ट फेल होने वाला था। सभी लोग उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तभी जेनी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें कैसी डॉटर इन लॉ चाहिए। ये बोलकर वो उसे सीढ़ियों पे ले जाके रोक देती है। ये देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं। तभी रीजा उसे कहती है, ये तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारी फैमिली के साथ। तभी जेनी उसे कहती है, तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं पागल हूँ, तो पागल को छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। आज के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन आज के बाद मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो सबके बीच में से निकल के चली जाती है और जाके हॉल में बैठ जाती है। वहीं सभी लोग ग्रैंडफादर को भी ले आते हैं। ग्रैंडफादर उसे कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो। ये सुनकर वो कहती है, चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ। क्या तुम में से किसी में हिम्मत है जो मुझे इस फैमिली से दूर कर सके, या मेरे हस्बैंड से मुझे दूर कर दे, या कोई ऐसा है जो मुझे घर से निकालना चाहता हो। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को मिनट में सॉल्व कर दूंगी। ये बोलकर वो टेबल पे से कपड़ा हटा के वहाँ पे बैठ जाती है। तभी यानो से कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये फैमिली तुम्हारे हस्बैंड की है और जितनी उसकी है उतनी तुम्हारी भी है। क्या तुम्हें सच में अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। ये सुनकर रीजा कहती है, इसने मेरे कजन को अपने जाल में फंसाया है, नहीं तो कोई किसी पागल से मैरिज करना क्यों ही चाहेगा। ये सुनकर जेनी कहती है, अगर तुम लोग मेरी मैरिज तोड़ना चाहते हो तो मुझे ऐसे ही बता दो, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व कर देती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू उतर के आता है और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी आता है, जिसको देखकर जेनी ठीक से बैठ जाती है। तभी रीजा उसे सारी बात बताती है, तुम्हारी वाइफ पागल हो गई है, इसने हम सबको बुली किया। तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये पागल हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती है। इसने हमारी फैमिली के रूल्स को तोड़ा है, इसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। ये सुनकर मिस्टर चेंजू उसका हाथ पकड़ के कहता है, आज से ही मेरी वाइफ है और कोई भी इसको पागल नहीं बोलेगा। तभी वो कुछ चीजें दिखाता है जो उसकी मॉम ने उसकी डॉटर इन लॉ के लिए रखी थी। वो सबसे कहता है, मेरी मॉम चाहती थी कि ये सारी चीजें उनकी डॉटर इन लॉ पहने, और ये क्रेडिट कार्ड और कार की कीज, ये भी सब मॉम ने इसके लिए ही रखी थी, इसलिए आज मैं अपनी मॉम की विश को पूरा कर रहा हूँ। ये देखकर दो स्टाफ आपस में बातें करती हैं, कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट है, आज तो इसकी लॉटरी लग गई, इसका मतलब हमारे मास्टर अपनी मिसेस को बहुत लव करते हैं। ये सब देखकर यान सोचती है, ये पागल हो गया है क्या, आखिर ये अपनी वाइफ को इतना लव कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो सब कुछ पता है। तभी रीजा गुस्से से बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये पागल है, ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई है और तुम अपना सब कुछ इसे देना चाहते हो। ये सुनकर जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर रीजा कहती है, तुमने मुझे फिर से मारा। तभी जेनी उसे बताती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना, वरना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सपने में भी सोचा नहीं होगा। ये बोलकर वो मिस्टर चेंजू का हाथ पकड़ के कहती है, ये तुम्हारे कजन है और इस घर के प्रेसिडेंट भी, तो हमें इनकी बातों को टालना नहीं चाहिए। ये सब सुनकर रीजा उसे कहती है, देखो तुम्हारी वाइफ क्या बोल रही है। तभी वो बोलता है, इसने कुछ भी गलत नहीं बोला, और वैसे भी ये मेरी वाइफ है, तो तुम्हें मेरे साथ साथ इसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी, और जो ये बोलेगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इससे माफी मांगो। ये सुनकर रीजा उसे माफी मांगती है। तभी जेनी उसे कहती है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं फिर से तुम्हें मारूंगी। तभी मिस्टर चेंजू से कहता है, काफी देर हो चुकी है, अब तुम जाके अपने रूम में आराम कर लो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जेनी अपने रूम में आती है तो उससे अपना हाथ छुड़वा के कहती है, आज का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, अब हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो सकता है। देन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी जेनी अपनी हेयर पिन निकाल के उसकी नेक पे लगा के कहती है, अगर तुमने फालतू की डिमांड की तो मैं तुम्हें यहीं पे टपका दूंगी। ये देखकर वो उसे कहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों सक्सेसफुल हो जाएं। ये सुनकर वो अपनी हेयर पिन हटा के उससे कहती है, आज से ये रूम मेरा है तो तुम जाके अपना रूम ढूंढ लो। ये सुनकर वो कहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये मेरा रूम है। तभी वो टर्न होकर उसके नेक पे हेयर पिन लगा के कहती है, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, अभी हमारी लीगली मैरिज नहीं हुई है, तो तुम अपने माइंड में से फालतू की बकवास निकाल दो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो कभी हो नहीं सकता। तो वो उसका हाथ हटा के कहता है, ये मेरा सेपरेट रूम है तो इस रूम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं जेनी हॉल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू टॉवल लपेट के आ रहा था। तभी जेनी उसे देखकर सोचती है, इसकी बॉडी कितनी कूल है। तभी वो उसे देखता है तो वो उसे देखे जा रही थी। देन वो बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरी बॉडी तुम्हें अच्छी लगी।
तो वो हाँ बोल के उसे टच करते हुए कहती है, मैंने आज तक जितने भी मैन की बॉडी देखी है तुम उनमें से एक हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? फिर वो अपना हाथ छुड़वा के कहती है, मुझे ऐसे मत देखो। तभी उसके फोन पे असिस्टेंट का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था, तुमने मुझे सिस्टर इन लॉ का बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोला था तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब तुम मुझसे क्लब में आके मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ वहीं बताता हूँ। ये पढ़ के वो उससे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड जिंग का कॉल आता है। देन जैसे वो कॉल पिक करती है तो जिंग उसे कहती है, मैंने अभी अभी इंटरनेट पे देखा तुम्हारी मैरिज हो चुकी है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने भी तुम्हारे लिए कोई प्लानिंग नहीं की और तुम्हारी स्टेप सिस्टर सबके साथ क्लब में डांस कर रही है। ये सुनकर जेनी उसे कहती है, तुम उस पर नजर रखो, मैं भी आती हूँ और मुझे एड्रेस भी बताओ। देन जैसे ही वो उसे एड्रेस बताने वाली थी तभी कॉल कट हो जाती है। तभी जिंग कहती है, कोई बात नहीं, अगर कॉल कट हो गई तो मैं उसको एड्रेस फॉरवर्ड कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी फोन लेके बैठी हुई थी। फिर वो जल्दी से खड़ी होकर अपनी ड्रेस चेंज करती है। इतने में उसके फोन पे एड्रेस भी आ जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो तैयार होकर नीचे आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चैंजो क्लब में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट भी आके बैठ जाता है। वो उससे कहता है, बताओ तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? फिर रैंग उसे बताता है, सिस्टर इन लॉ पागल नहीं थी, उसे जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था और वो भी उसके डैड ने और स्टेप मॉम ने मिलके भेजा था। उनकी मेंटेलिटी पावर एकदम ठीक है। ये सुनकर मिस्टर चैंजो कहता है, बेचारी ने इतनी कम एज में कितना कुछ सहा है, लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं सहने दूंगा। तभी रैंक उसे कहता है, अब मैं थोड़ी देर के लिए डांस कर सकता हूँ, यहाँ पे कितनी सारी गर्ल्स हैं। वो हाँ कर देता है तो वो जल्दी से वहाँ से उठ के भागता है और गर्ल्स के साथ डांस करने लग जाता है। वहीं उसके पीछे जेनी भी बैठी हुई थी। उसकी नजर फिजा पे थी। तभी वो कहती है, तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो फिंगर्स पे बैक काउंटिंग करने लग जाती है। देन जैसे वो 1 बोलती है तभी मिस्टर चैंजू भी उठ के उसको देख लेता है। देन जैसे ही वो कुछ बोल पाता तभी सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। तभी वो कहता है, क्या यहाँ पे जेनी थी? इतने में वो वहाँ से उठ के फिजा के पास जाती है और उसे मार मार के पांडा बना देती है। फिर जैसे ही लाइट ऑन होती है तो सभी लोग उसको देखकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, ये ब्यूटीफुल गर्ल पांडा कैसे बन गई? ये बोलकर वो उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। तभी फिजा अपना फोन निकाल के उसमें अपना फेस देखती है और उसको देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। देन कहती है, ये किसने किया? ये बोलकर वो सब पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग अपना फोन बंद करो, मैं कोई पांडा नहीं हूँ जो तुम लोग यहाँ पे मेरी फोटो क्लिक कर रहे हो। ये बोलकर वो जैसे वहाँ से जाने लगती है तभी जेनी उसके बाल पकड़ के पीछे खींच लेती है और उसे कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड से मैरिज करने के बारे में भी सोचा कैसे? ये बोलकर वो उसे टेबल पे देके मारती है, जिससे सारी ड्रिंक्स उसके ऊपर गिर जाती हैं और सारे कप टूट जाते हैं। तभी जेनी उसके पास आके बैठती है और उसकी नेक पकड़ के एक कांच का टुकड़ा उठाती है। देन उसे दिखाते हुए कहती है, हिलना मत वरना तो ये टुकड़ा तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देती है और उसे कहती है, चलो इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इस बार ये ग्लास का पीस तुम्हारे हेड पे जाएगा। ये सुनकर फिजा चिल्लाते हुए कहती है, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंजू आ जाता है। उसको देखकर फिजा कहती है, अच्छी बात है तुम आ गए, देखो तुम्हारी वाइफ एकदम पागल हो चुकी है। ये सुनकर वो उससे कहता है, मुझे मेरी वाइफ के बिहेवियर से कोई भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, और रही बात किसी की फैमिली की तो वो आकर मुझसे मिल सकता है, और वैसे भी मैं तुम्हारी फैमिली से तो मिलना ही चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो हाथ झटक के उससे कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। ये बोलकर वो उसके पास आकर उसके फेस को टच करती है। देन उसके फेस को जोर से पुश करती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर चैंजो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? हम घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। तभी वो उसका हाथ झटक के कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे गोद में उठा लेता है। ये देखकर वो कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे नीचे उतारो। ये सुनकर वो कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती। ये बोलकर वो उसे ले जाता है और कार का डोर ओपन करके उसे अंदर पटक देता है। ये देखकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम अपनी मौत को गले लगा रहे हो। तभी वो उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें जेलसी फील हो रही है? मैं और फिजा सिर्फ एक ही बार मिले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच लव है जो तुम उसे बार बार बुली करने के लिए पहुंच जाती हो। ये सुनकर वो जैसे उसे लात मारने वाली थी तभी वो उसका पैर पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहती है, तुम मुझे एडवाइस मत दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं उसे तुम्हारे लिए बुली नहीं करती, मैं उसे हेट करती हूँ क्योंकि उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ये सुनकर वो उसकी कमर पकड़ के किस करने लग जाता है।
तभी वो उसे अपने हाथ छुड़वाती है और अपनी हेयर पिन निकाल के उसके नेक में घुस देती है और उसे पुश करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, मुझे टच मत करना। ये बोलकर वो उसके हाथ बांध के कार में बिठा देती है और अपना फोन ऑन करके उसकी वीडियो बनाने लग जाती है और उसे कहती है, जो मैं कहती हूँ वो बोलो, वरना ये पिन तुम्हारी नेक में घुसा दूंगी। ये देखकर वो उसे कहता है, तुम सच में पागल हो गई हो। फिर वो कैमरा ऑन करके उसे बोलने के लिए कहती है और जो वो बोलती है वो उसी को रिपीट करता है। तभी जेनी उसकी वीडियो बना के कहती है, अब तुम मुझे टच करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना ये वीडियो मैं पुलिस को दिखा दूंगी जिसमें तुम अपना क्राइम खुद एक्सेप्ट करते हो। ये बोलकर वो गेट बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वो वापस आके डोर ओपन करती है और उसे कहती है, कल मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मेरे साथ तुम भी चलोगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोक के कहता है, अगर कल तुम अपने घर जाना चाहती हो तो अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना, क्योंकि किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। इसलिए जो ब्लैक कार्ड मैंने तुम्हें दिया है जाके उसको स्पेंड कर लो। ये सुनकर वो उसे कहती है, तुम्हारा बिहेवियर सच में काफी बेटर हो चुका है। ये बोलकर वो डोर क्लोज करके वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैन जो सोफे पे बैठ के मैगजीन देख रहा था। तभी वहाँ पे जेनी रेडी होके आती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी मिस्टर चैंजू की नजर उस पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो उसके पास आके कहती है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्स से बहुत इम्प्रेस हुई। तभी वो उसे कहता है, अब हमें चलना चाहिए। तो वो उसे रोक के बोलती है, तुम मेरे साथ चल तो रहे हो पर क्या मेरी केयर कर पाओगे? अगर फू फैमिली से फाइटिंग होने की बात आई तो क्या तुम ये सब संभालोगे? तो वो खड़ा होकर उसके क्लोज आते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये सुनकर जेनी वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनी फू फैमिली के घर वापस आती है और जैसे वो कार में से बाहर निकलती है तभी वो अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें वो अपनी मॉम के साथ खेल रही थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जेनी कहती है, मॉम जिसने भी आपकी ये कंडीशन की है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और आपकी सारी प्रॉपर्टी उन लोगों से वापस ले लूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंजू अम्ब्रेला लेके आता है और उसके दूसरे हाथ में ईंट थी। फिर वो ईंट जेनी को दे देता है। तभी वो ईंट लेके आगे आती है और नेम प्लेट को देख के जोर से मारती है जिससे वो सारी नेम प्लेट उठ के नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुन के वो तीनों बाहर आते हैं। उसका डैड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुमने क्या किया? हमारी नेम प्लेट तोड़ दी। ये सुनकर जेनी कहती है, अभी तो सिर्फ नेम प्लेट तोड़ी है, धीरे धीरे तुम्हें भी तोड़ दूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना हक वापस लेने आई हूँ, या तो मुझे शांति से दे दो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। तभी फिजा आगे आके कहती है, तुम एक पागल हो जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दोगी? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, अच्छा होगा कि तुम हमसे टक्कर मत लो। तभी फिजा उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी वापस लेने आई हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर फिजा अपने बॉडीगार्ड को उसे मारने के लिए आगे भेजती है। देन जैसे वो लोग उसे मारने वाले थे तभी जेनी उन सबको मार के नीचे बुड़का देती है। ये देखकर तो वो तीनों शौकी हो गए थे। फिर वो अपने हाथ साफ करते हुए आगे आके उनसे कहती है, नेक्स्ट टाइम इन सबके सामने अपनी इंसल्ट मत करवाना वरना तो कहीं के नहीं रह पाओगे। तभी फिजा अपने डैड का हाथ पकड़ के कहती है, इस पागल की बेवकूफियां ज्यादा ही बढ़ रही हैं, आप इसको दोबारा से मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। तभी उसका डैड उसे कहता है, तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है और मैं इसको हर हाल में वापस लेके रहूंगी। तभी उसका डैड उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे साथ स्कैम हो सकता है। ये प्रॉपर्टी जब तक मेरे पास है तब तक सेफ है। ये सुनकर वो उसे कहती है, तुम मेरे डैड नहीं हो जो मुझे एडवाइस दे रहे हो। तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये केयर जब तुम अपनी सेकंड वाइफ को इस घर में लाए और साथ में इस जंगली बच्ची को भी। ये सुनकर फिजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड और मेरे बारे में ऐसा बोलने की? तभी वो उसे दोबारा थप्पड़ मार देती है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है, पहले तो हमें शक था लेकिन अब यकीन है कि तुम सच में पागल हो, तुम्हें तो दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। तभी वो उससे कहती है, 3 दिन के अंदर मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेके रहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर चैंजो उसे कार में बिठा के उसे कहता है, अब बताओ कार को किस तरफ ड्राइव करना है? ये सुनकर वो उसे कहती है, कार को सीधे ले चलो और जाके इसको ठोक दो। ये सुनकर वो कार को स्टार्ट करता है और ड्राइव करते हुए आगे जाने लगता है। ये देखकर वो तीनों बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसका डैड बीच में आ जाता है तो एक्सीडेंट भी उसी का हो जाता है और वो नीचे बुड़क जाता है। तभी उसकी वाइफ और डॉटर उसके पास आके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी फिजा उसे चिल्लाते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया? वो तुम्हारे भी डैड हैं, तुम अपने डैड के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी जेनी अपनी कार की विंडो को ओपन करके कहती है, मेरे अलावा किसी और के अंदर ज्यादा एटीट्यूड हो तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो मैंने तुम्हें ये छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया, अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अपने घर आते हैं।
तभी मिस्टर चेंजू कार में से उतर के उसे भी निकालता है और उसे कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना होगा, तो तुम्हें जब भी कार की जरूरत पड़े तो ये कीज ले लेना। ये बोलकर वो कीज उसे देते हुए कहता है ये तुम अपने पास ही रखो। तभी वो की को लेकर कहती है मुझे वैसे भी इसकी जरूरत थी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोक के कहता है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो वो हंसते हुए कहती है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं जेनी अपने रूम में आके बैठती है। देन उसके इंटरनेट पे एक मैसेज आता है जिसको वो ओपन करके देखती है। तो उसमें मिस्टर चेंजू के बारे में न्यूज थी जिसमें ये था कि मिस्टर चेंजू ने एक लड़की के साथ होटल में नाइट स्पेंड की है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। देन वो जैसे ही कॉल पिक करती है तब जिंगू से बताती है तुम अपने हस्बैंड पे नजर रखा करो, अभी अभी तो तुम्हारी मैरिज हुई है और तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है, वो भी होटल में। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चेंजू सोफे पे बैठ के काम कर रहा था। तभी वहाँ पे रैंग आके उसे कहता है तुमने आज की इंटरनेट की न्यूज देखी, अगर ये बात तुम्हारी वाइफ को पता चल गई ना तो वो तो तुम्हें अदरक की तरह कूट देगी। ये सुनकर वो उसे कहता है अगर उसे मुझसे थोड़ा सा भी लव होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगी। तभी रैंक सोफे पे बैठ के कहता है मैंने सुना है कि फू फैमिली ने अपने लिए कुछ गुंडे रखे हैं ताकि वो जेनी को सबक सिखा सके। ये सुनकर वो खड़ा होके कहता है यहाँ का काम तुम देख लेना, मुझे वहाँ पे जल्दी जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जेनी कार में आके बैठती है तभी ये गुंडा पीछे से उसकी नेक पे नाइफ रख देता है। तो जेनी उसे कहती है तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहता है जहाँ मैं कहता हूँ वहीं पे ड्राइव करो वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। ये सुनकर वो ड्राइव करने लग जाती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम्हें फू फैमिली ने भेजा है ना मुझे टपकाने के लिए, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। ये बोलकर वो अपनी कार की स्पीड को बहुत फास्ट कर लेती है। ये देखकर तो गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है अपनी कार की स्पीड को कम करो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और कार को बहुत स्पीड में लेके जा रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू भी अपनी कार लेके आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के अपनी कार की स्पीड को कम कर देते हैं। तभी मिस्टर चेंजू उसे गन दिखाता है। देन जैसे वो शूट करते हैं तभी जेनी आगे हो जाती है जिससे वो गोली गुंडे को लग जाती है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाके कार को स्टॉप करते हैं। फिर वो दोनों अपनी कार में से निकल के बाहर आते हैं। तभी मिस्टर चेंजू उसके पास आता है तो जेनी उसे कहती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही इसके लिए काफी थी। ये सुनकर वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी किसी को चांस दे देना चाहिए जो कि तुमने मुझे अभी तक दिया नहीं है। ये सुनकर वो कार से लग जाता है। तभी वो उसे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुनकर वो उसे पकड़ के कार की तरफ पुश करता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ तो तुम्हें मुझे पूरा हक देना चाहिए। तभी वो उसके फेस को पकड़ के कहती है ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बात तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं है। तभी वो उसे कहता है मैं भी देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा के घर पे ले आता है और उसे सोफे पे पटक के कहता है तुम इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं हो जो मैं तुम्हें टच करूंगा, ये तुम्हें टच करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जेनी खड़ी होकर बैठ जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं मिस्टर चेंजू फ्रेश होके बाहर आता है। तभी वो देखता है जेनी सोफे पे ही सो गई थी और ठंड से कांप रही थी। ये देखकर वो उसके पास आके बैठ जाता है और उसके ऊपर हाथ रख के कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी वो उसे हटा के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है तुम सोती हुई इतनी क्यूट लग रही थी कि मुझसे रुका नहीं गया, प्लीज अब मत रोको, मुझसे इंतजार नहीं होता। ये बोलकर वो जैसे उसे दोबारा किस करने वाला था तभी वो उसे पुश करके नीचे बुड़का देती है और उठ के उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है तुम कितनी रूथलेस हो, हमेशा अपने बारे में सोचती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम पर मेरा पूरा हक है। ये सुनकर वो पिल्लो उठा के उसे मार के कहती है तुम बहुत ही गंदे हो, चले जाओ यहाँ से। तभी वो उसे कहता है मैं नहीं जाऊंगा, बताओ क्या कर लोगी। ये सुनकर वो उसे अपनी हेयर पिन दिखाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है इसे मुझसे दूर ही रखो। देन जैसे वो उसकी क्लोज आने वाली थी तभी वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जेनी जाके सोफे पे बैठ जाती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। देन वो ओपन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि फू फैमिली अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर फीजा के नाम करना चाहते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, ये मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है, मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी को किसी गलत पर्सन के हाथ में नहीं दे सकती, अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर चेंजू सोफे पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे जेनी रेडी होके आती है। देन उसे कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहते हो, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तभी वो उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, वैसे भी कार की कीज तो मेरे पास ही है। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे बताता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीजा अपनी मॉम डैड के साथ पार्टी में आती है।
देन वो तीनों स्टेज पे जाते हैं। तभी उसका डैड सबसे कहता है, आज मेरी डॉटर का बर्थडे है और इसके बर्थडे पर मैं इसको बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं सबके सामने ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से फू फैमिली की डॉटर फू फैमिली की प्रेसिडेंट बन जाएगी। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर फिजा के नाम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी डॉटर ये सब डिजर्व करती है और इसमें वो सारी क्वालिफिकेशन है जो एक प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। ये सुनकर फिर सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पे जेनी क्लैप करते हुए आ जाती है। देन सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। तभी जेनी उसे कहती है, तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? फिजा उसे देख के कहती है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? तो वो उसे बताती है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी मॉम की प्रॉपर्टी वापस लेने आई हूँ। अब ये तुम पे डिपेंड करता था कि तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू और उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। देन वो दोनों ये सब छुप के देख रहे थे। तभी असिस्टेंट उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, उसका यहाँ पे अकेले रहना सेफ नहीं है। तभी वो उसे बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एकदम एक्सपर्ट है, देख लेना वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, तुम बस यहाँ पे खड़े होकर चुपचाप देखते रहो। उसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। ये तो वही पागल है ना जिसे इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, ये यहाँ पे कैसे आ गई और ये क्या बकवास किए जा रही है। तभी उसका डैड सबको बताता है, ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आई है और ये भी काफी छोटी है, इसमें इतना दिमाग भी नहीं है कि किसके सामने कैसी बात करनी चाहिए। फिर वो उसे कहता है, लेकिन अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो चुकी हो। तभी जेनी उसे कहती है, इस बात का तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरी मॉम की प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर किसी का हक नहीं है। ये सुनकर फिजा उसे कहती है, तुम क्या बकवास किए जा रही हो। तभी जेनी स्टेज पे आके सबको बताती है कि उसके डैड ने उसके और उसकी मॉम के साथ क्या किया। उसकी मॉम को बुली करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल। ये सुनकर सभी लोग जेनी की साइड लेने लग जाते हैं। तभी वो उन्हें सील दिखाते हुए कहती है, क्या आप लोगों को मुझसे और कुछ पूछना है? ये देखकर फिजा आगे आके उसके हाथ से सील नीचे गिरा देती है, जिससे वो पूरी टूट जाती है। तभी वो उससे बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? फिर वो सबको बताती है, ये सील एक फेक है, आप लोगों को तो पता ही है, ये पागल है, कुछ भी बोल देती है, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रही है। तभी वो जेनी से कहती है, ये प्रॉपर्टी अब मेरे डैड की है, इस प्रॉपर्टी से तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये देखकर फिजा उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तभी वो उसकी नेक पकड़ के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी मॉम को ब्लेम करने की? जब तक तुमने मुझे बोला तब तक ठीक था, लेकिन तुम्हें मेरी मॉम पे नहीं जाना चाहिए था। अब तो मैं तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ूंगी, तुम मेरी मॉम की प्रॉपर्टी वापस कर दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो उसकी नेक पकड़ के सबके सामने घुमा लेती है। तभी उसका डैड उसे कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। ये सुनकर फिर सभी लोग उसकी साइड हो जाते हैं और उसे कहते हैं, इसको मेंटल हॉस्पिटल वापस भेज दो। तभी असिस्टेंट उसे कहता है, ये सभी लोग उसे ब्लेम कर रहे हैं, तुम जाओ और जाकर उसकी हेल्प करो। तो वो कहता है, ये फाइटिंग उसकी है, उसे करने दो, हम उसके मैटर में नहीं पड़ते हैं। ये बोलकर वो दोनों चुप खड़े हो जाते हैं। तभी जेनी हंसने लग जाती है, तो उसका डैड उसे कहता है, तुम सच में पागल हो गई हो क्या? तभी जेनी उसे बताती है, तुम लातों के भूतों, बातों से नहीं मानोगे, अब तक तो तुमने सिर्फ मेरा पेशेंट देखा है, अब तुम मेरी पावर देखोगे। ये बोलकर वो फिजा को उसके मॉम डैड की तरफ पुश करती है और सबको अपना सच बताने लगती है। तभी असिस्टेंट उसे कहता है, मुझे लगता है कि अब इसको आपकी हेल्प की जरूरत है, कम से कम अब तो जाओ और जाके उसकी हेल्प करो। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पे असिस्टेंट फाइल लेके आता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी फिजा अपनी मॉम से कहती है, मॉम अभी क्या करने वाली है? तभी वो फाइल लेके असिस्टेंट से पूछती है, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? तो वो उसे कहता है, तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मिस्टर चेंजू की वाइफ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो सारे पेपर्स को फाड़ के उड़ा के वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर चेंजू के पास आके उसे कहता है, मुझे तो सिस्टर इन लॉ का बिहेव बहुत ही अच्छा लगा। ये बोलकर वो उसे वीडियो दिखाने लग जाता है। तभी वो उसे देख के कहता है, सच में इसमें काफी सारी स्किल्स हैं। ये बोलकर वो उसका फोन देके वहाँ से जा रहा था। तभी वो रुक के उसे कहता है, तुम ये सारी वीडियो मुझे सेंड कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जेनी होटल के बाहर बैठ के ड्रिंक कर रही थी। तभी उसका डैड और स्टेप सिस्टर वहाँ से जा रहे थे। उन्हें देख के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, अगर ये दोनों हमारी लाइफ में नहीं आती तो हमारी फैमिली एक साथ होती और बहुत ही हैप्पी, पर कोई बात नहीं, शायद ये मेरे लक में ही नहीं था। ये बोलकर वो ड्रिंक की बोतल उठा के ऊपर दिखाते हुए कहती है, आज मेरा बर्थडे है लेकिन किसी को नहीं पता, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ही मना लेती हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को हैप्पी बर्थडे विश करने लग जाती है और ड्रिंक करके वहीं पे सो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू आता है और अपना कोट उतार के उसे उड़ा के वहीं पे बैठ जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो बैठे होके उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो उसे बताता है,
तुम्हारा यहाँ पे अकेले रहना सेफ नहीं है। अगर मैं तुम्हें टच करता तो तुम मुझे काटने को दौड़ती। ये सुनकर वो उससे कहती है, क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? तो वो उससे कहता है, क्या करूँ, डरना तो पड़ेगा, आखिर हस्बैंड जो हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर वो उसे हटा के कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे फ्रेंड हो, पर तुमने भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया, ना ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये सुनकर वो उसे कहता है, क्या तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है? तो वो हाँ कर देती है। तभी वो एक फोन करता है जिससे काफी सारे कलरफुल पटाखे चलने लगते हैं। उसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तभी वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो वो हाँ कर देती है और उसे कहती है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ये बोलकर वो उसके कंधे पर सरक के कहती है, सच में इस दुनिया में मॉम के बिना कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहता है, मुझे पता है मॉम को खोने का दुख क्या होता है, क्योंकि मैं भी अपनी मॉम को खो चुका हूँ। ये बोलकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी जेनी उसे कहती है, शायद हमारे लक में हैप्पी फैमिली की खुशी नहीं थी। ये बोलकर वो ड्रिंक करने लग जाती है। तभी मिस्टर चैंसू उसे पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और उसके फोरहेड पे जोर से किस करता है। फिर वो उसे कहता है, तुम मेरी एक बात को याद रखना, चाहे कोई और तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जेनी उसके कंधे पर सरक लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनी अपनी मॉम की फ्रेंड लू से बात करती है। देन वो उसे कहता है, क्या बात है, आज तुमने मुझे बहुत दिनों के बाद याद किया। तभी जेनी उसे कहती है, आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए थे, आपने लाइफ टाइम मेरी मॉम का बहुत साथ दिया है। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है हम सब एक साथ मिल ही नहीं पाए। सच में अंकल, आपने पास्ट टाइम हमारी बहुत हेल्प की थी। मुझे तो लगा था कि अब मेरी लाइफ यहीं पे एंड हो जाएगी। तभी लू से कहता है, तुम मेरी फ्रेंड की डॉटर हो, यानी तुम मेरी भी डॉटर हुई, तो मैं अपनी डॉटर की हेल्प कैसे नहीं करता। और लाइफ टाइम तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। तभी वो उसे फू फैमिली के बारे में बताती है। ये सुनकर वो उसे कहता है, ये तो वही है ना तुम्हारी स्टेप सिस्टर, मुझे पता है इसकी सारी करतूत के बारे में। रुको मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेजता हूँ। ये बोलकर वो उसे फोटो भेज देता है जिसमें यान मिस्टर चैंजो के साथ थी। उसको देखकर जेनी कहती है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, मुझे सबसे पहले सही रास्ते से हटाना होगा। तभी लो से कहता है, तुम क्या करना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर वो उसे अपनी पूरी प्लानिंग बताती है और कॉल कट करके कहती है, अब तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो मिस्टर चैंजो के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी और उसे प्यार से देखे जा रही थी। तभी वहाँ पे सर्वेंट सूप ला के रख देती है, तो मिस्टर चैंजो उसे बाउल में निकाल रहा था। देन जैसे वो अपने लिए करने वाली थी तभी वो बाउल को जेनी के आगे रख देता है। इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आके उसे बताता है, यान आपसे मिलने आई है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, उसको यहाँ पे किसने बुलाया? तो वो बोलता है, पता नहीं, लेकिन वो तो कह रही है कि उसे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ये सुनकर वो गुस्से से पंच बनाने लगता है। तभी जेनी उसे देखकर सोचती है, इसे क्या हो गया। फिर वो गुस्से से उठ के वहाँ से जाने ही लगा था। तभी वो वापस आके गुस्से से बाउल को नीचे पटक देता है और उसे कहता है, तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पे यान खड़ी हुई थी। तभी यान उसे कहती है, तुमने मुझे डेट पे इनवाइट किया है। इतने में वहाँ पे जेनी आके उन दोनों को देखने लग जाती है। तभी मिस्टर चैंजो उसके पास आके उसे गोद में उठा लेता है। ये सब देखकर जेनी को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो उसकी आंखों के सामने उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। तभी एक स्टाफ लेडी उसके पास आके कहती है, यंग मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनकी तो वाइफ है, फिर उन्हें दूसरी लेडी की क्या जरूरत है। ये देखकर जेनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और आके डाइनिंग टेबल पे बैठ के कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे होते हुए वो किसी और को गोद में उठा के लेके गया है। पर कोई बात नहीं, वो कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना जाल बिछाया और ये जाकर एकदम फंस गया। कोई नहीं, इसको बाद में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वो उसे गोद में उठा के लेके जा रहा था। देन बाहर लाके उसे नीचे पटक देता है। ये देखकर वो उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आई थी, तुमने ही मुझे इनवाइट किया था। तभी वो उसे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी एक वाइफ है, उसके होते हुए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने से पहले 10 बार सोच लेना। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी असिस्टेंट उसे पकड़ के बाहर भगा रहा था और उसे कहता है, अभी तो तुमसे प्यार से बात की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पे आने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो भी अंदर चला जाता है। वही मिस्टर चैंजो सोफे पे आके गुस्से से बैठता है और कहता है, मुझे पता है जेनी, ये तुम्हारी प्लानिंग है। ये बोलकर वो टेबल के सामान को नीचे पटक देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, जाके देखो वो क्या कर रही है। ये सुनकर वो चला जाता है। तभी मिस्टर चैंजो ड्रिंक करने लगा था। इतने में वो वापस आके उसे बताता है, जेनी तो सोई हुई है, वो भी डोर के पास बैठ के। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो सच में सो गई? तो वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर वो गुस्से से ड्रिंक के गिलास को नीचे पटकता है और उसे देखने के लिए उसके रूम में जाता है। देन वो देखता है कि वो डोर के पास बैठ के सो गई थी। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी जेनी की आईज ओपन होती है और वो कहती है, ये यंग मैन अपने आप को समझता क्या है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
फिजा और उसकी मॉम शॉपिंग करके वहाँ से जा रहे थे। तभी जेनी उनको देख लेती है और खड़ी होकर उनके पास आती है। फिजा उसको देखकर कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैसे तुमने इंटरनेट पे न्यूज तो देख ही ली होगी। उससे पता चलता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी जेनी उसके पास आके उसके कान में धीरे से कहती है, इंटरेस्ट तो उसे तुम में भी नहीं है। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आके उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उन्होंने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम हमसे सब कुछ ले लो लेकिन प्लीज हमें जाने दो। फिजा उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उसे कहती है, तुम इसे क्यों नहीं पकड़ लेते? हम इतने रिच नहीं है लेकिन ये सबसे ज्यादा रिच है। तभी वो उसकी नेक पे भी स्टिक रख देता है और उन तीनों को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चैंजो अपनी मीटिंग में था। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर वो खड़ा होकर सबसे कहता है, आज की मीटिंग हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिजा गुंडे से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो उसके गले पे नाइफ रख के कहता है, हम क्या तुम्हें पागल दिख रहे हैं? चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रहो। फिर वो उन दोनों को पकड़ के अंदर ले आते हैं। तभी एक गुंडा फिजा को पकड़ के अंदर ले जाता है और एक गुंडा जेनी के पास आके उसे कहता है, तुम्हें क्या अलग से इन्वाइट करना पड़ेगा? ये बोलकर वो अपनी नाइफ निकाल के जैसे उसे बुली करने वाला था तभी जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और सभी गुंडों को मार के नीचे बुड़का देती है। देन जैसे वो एक गुंडे को नाइफ मारने वाली थी तभी वो उसे रोके कहता है, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर जेनी रुक जाती है और उसे कहती है, अगर यही बात तुमने पहले मान ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और सोफे पे बैठती है। तभी गुंडा उसे कहता है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तो वो उसे कहती है, तुम यहाँ मुझे अपनी मर्जी से लेके आए थे लेकिन अब मैं यहाँ से सिर्फ अपनी मर्जी से जाऊंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंजो और उसका असिस्टेंट आ जाता है। उनको देखकर गुंडे बाहर जाते हैं। तभी जेनी की नजर उस पर जाती है तो वो अंदर जाके छुप जाती है। इतने में मिस्टर चैंजो अंदर आके सोफे पे बैठ जाता है। तभी एक बटलर आके उसे कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ की कोई केयर ही नहीं है। इसका मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। ये सब जेनी अंदर से छुप के देख रही थी। तभी वो उसे कहता है, मेरे लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों इम्पोर्टेंट है। तभी बटलर उसे खड़ा होकर कहता है, ठीक है तो तुम लास्ट बार अपनी पर्सनल लाइफ को देख लो। तभी गुंडे फिजा को पकड़ के बाहर ले आते हैं। फिजा उसको देखकर कहती है, तुम प्लीज मुझे बचा लो। तभी मिस्टर चैंजो कहता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तुम लोगों को अच्छे से पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तभी गुंडा बटलर को फिजा के बारे में बताता है। ये सुनकर वो उसे कहता है, वो अब हमारी प्रॉपर्टी है और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी घर आई प्रॉपर्टी को हमसे दूर ले जाए। ये सुनकर मिस्टर चैंजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो पेन उठा के उसके पास आता है और धीरे से उसके कान में कहते हुए पेन से उसको बुली कर देता है, जिससे उसका सारा ब्लड उसके फेस पे आ जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी मिस्टर चैंजो की नजर जेनी पे जाती है। उसको देखकर वो भी डरने लगी थी। तभी उसका सारा स्टाफ गुंडों को पकड़ के पीटने लगता है। जेनी उसको देखकर डोर क्लोज करती है। देन जैसे मिस्टर चैंजो अपनी गन निकाल के डोर को ओपन करता है तभी जेनी भी नाइफ दिखा देती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के रुक जाते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये बोलकर वो उसे गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। ये देखकर फिजा उसे कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वो सोचती है, इन दोनों के बीच इतना लव कैसे हो सकता है? ये दोनों इतनी फाइटिंग करते हैं, फिर मिस्टर चैंजो इससे लव क्यों करता है जबकि वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों कार में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी जेनी उसे कहती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके उसे बताता है, मैंने इस बिल्डिंग में बॉम्ब फिट कर दिया था। इतने में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर जेनी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनी का डैड और उसकी स्टेप मॉम फिजा से मिलने हॉस्पिटल में आते हैं। तभी उसकी मॉम उसे देखकर कहती है, उस लड़की की वजह से मेरी डॉटर की क्या हालत हो गई। तभी वहाँ पे जेनी क्लैप करते हुए आ जाती है और उनसे कहती है, अब तुम्हें पता चला कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। तुमने भी मेरी मॉम को बहुत हर्ट किया था, याद है कि भूल गए? ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम उसे कहती है, तो मेरी डॉटर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी जेनी उसका हाथ पकड़ के कहती है, सारी गलती तो तुम्हारी थी। ये बोलकर वो उसे पुश कर देती है। तभी उसका डैड उसे कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो उसे कहती है, आज मैं तुमसे अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हें रियलाइज करा के रहूंगी कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। ये सुनकर उसका डैड उसे कहता है, तो क्या तुम मुझे मारोगी, मुझे बुली करोगी? एक बात ध्यान रखो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम चाहकर भी मुझे मार नहीं सकती। ये सुनकर जेनी उसे कहती है, तब कहाँ गया था वो डैड जब मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा था? मैंने तुम तीनों के आगे गिड़गिड़ा के इतनी मिन्नतें की, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत बार बोला, पर तुम लोगों को तो सिर्फ प्रॉपर्टी प्यारी थी और मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूँ, इसलिए तुमने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तो वो उसे कहता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जेनी उसे कहती है, अब मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने में आ जाऊंगी, और मेरी मॉम को भी तुमने ही मारा है।
तुम्हें याद है मेरी मॉम का बर्थडे था और तुम उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी ये सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगा दिया गया था जिससे सारी वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो जाए और ये एक बहुत ही हैप्पी मेमोरी बन जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेमोरी इतनी बैड बन जाएगी। ये बोलकर वो उसे पेन ड्राइव दिखाने लगती है और उसके क्लोज होते हुए कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मॉम हमसे दूर चली गई। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम का बर्थडे होता है। देन वो उसके लिए केक लेके आता है और जैसे ही वो केक खाती है तभी उसके मुंह से काफी सारा ब्लड आने लग जाता है क्योंकि उस केक में पॉइजन मिला हुआ था। फिर उसका डैड उसे पकड़ के बुली करने लग जाता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जेनी उससे रोते हुए कहती है, क्या हुआ, अब याद आया तुम्हें कि तुम्ही ने मेरी मॉम को मारा है। ये बोलकर वो गुस्से से उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है, जैसा तुमने मेरी मॉम के साथ किया ना, ठीक वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी करूंगी। ये बोलकर वो केक लेके आती है जिसमें पॉइजन मिला हुआ था। देन वो जबरदस्ती अपने डैड को खिलाती है और अपनी स्टेप मॉम से कहती है, तुम खुद खाती हो या फिर मैं खिलाऊं। ये सुनकर वो उसे कहती है, नहीं नहीं तुम्हें खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खा लूंगी। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी केक उठा के खाने लग जाती है जिससे दोनों का डी एंड हो जाता है। तभी जेनी रोते हुए कहती है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम मेरे डैड हो, पर तुमने ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया। मेरी मॉम तो मुझसे पहले ही दूर जा चुकी थी और अब मेरे डैड भी चले गए। ये बोलकर वो खुद भी केक खा लेती है। देन अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें उसके डैड उसकी मॉम को बुली करते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेनी नीचे गिर जाती है और कहती है, अब मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अब मुझसे ये फाइटिंग नहीं होती। ये बोलकर वो जैसे बेहोश होने वाली थी तभी उसके पास मिस्टर चेंजू का कॉल आ जाता है। देन वो कॉल पिक करके उसे बताती है कि उसने पॉइजन वाला केक खा लिया। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तभी जेनी बोलते हुए बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से कार निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना है। ये बोलकर वो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल में आते हैं। तभी मिस्टर चेंजू उसे गोद में उठा के ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनी एडमिट थी, मिस्टर चेंजू उसके पास बैठा हुआ था। देन जैसे उसे होश आता है तो वो उसे कहता है, तुम सच में पागल हो, क्या जरूरत थी ये सब करने की, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा, आज के बाद ऐसा करने की हिम्मत मत करना। तभी वो बैठ के उससे कहती है, मैं फाइटिंग कर करके थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं होता। तो वो उसे बोलता है, कौन कह रहा है तुम्हें फाइटिंग करने के लिए, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेनी उसे थैंक यू बोलती है और उसे कहती है, तुमने सच में मेरा बहुत साथ दिया है। तो वो उसे कहता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ये सब तो मुझे करना ही था। ये सुनकर जेनी उसे हक कर लेती है और उसे माफी मांगती है। तभी वो उसे हक करके कहता है, मैं सच में बहुत डर गया था, तुम प्लीज आज के बाद ऐसा बिल्कुल मत करना। तो वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मुझे तुम पे नजर रखनी होगी। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों घर पे आते हैं। तभी उसका ग्रैंडफादर उसे कहता है, तुम दोनों बैठ जाओ। ये बोलकर वो लोग डाइवोर्स की डील करते हैं। तभी वो उसे कहता है, मैं जेनी से डाइवोर्स नहीं लूंगा, अब हम दोनों पूरी लाइफ एक साथ रहेंगे। ये बोलकर वो डाइवोर्स पेपर को फाड़ देता है। तभी ग्रैंडफादर उसे कहता है, तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो जेनी खड़ी होकर उसे कहती है, ठीक है तो हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। फिर वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। तभी जेनी बैठ के कहती है, अब हम लोग यहीं पे रहेंगे। फिर वो भी आकर उसके पास बैठ जाता है। तभी जेनी उसका हाथ पकड़ के कहती है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी एक प्रॉब्लम और है और हमें उस प्रॉब्लम को जल्दी खत्म करना होगा। ये सुनकर जेनी उसे कहती है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो उसके गाल पे किस कर लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चेंजू और उसका डैड आपस में बात कर रहे थे। तभी उसका डैड उन तीनों की फोटो देते हुए उसे कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी मॉम हमारे साथ नहीं है। ये सुनकर वो गुस्सा करते हुए कहता है, ये एक्टिंग तुम मेरे सामने मत करो तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लग जाता है और कहता है, इसका मतलब तुम अब भी यही मानते हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ की वजह मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बातों पर बिलीव करो। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और उसका डैड सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था। फिर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चेंजू ने पुलिस को बुला लिया था। तभी उसका डैड उसे कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। इतने में वहाँ पे पुलिस आके उन्हें पकड़ लेती है। तभी मिस्टर चेंजू ने बताता है कि उन्होंने किस तरह से उसकी मॉम की डेथ की थी और वो सारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवाना चाहते हैं। ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहता है, इसका मतलब तुम्हारी मॉम की डेथ इसने की थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक के कहता है, अब मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में उसके ग्रैंडफादर भी टपक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनी अम्ब्रेला लेके बारिश में खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे मिस्टर चेंजू आ जाता है तो वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें भीगने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये सुनकर वो उसे कहता है, क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है।
तो वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हारी केयर मैं ही करूंगी। ये बोलकर वो स्माइल करने लग जाती है। तो मिस्टर चैन से उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों पार्क में घूम रहे थे। तभी चैनी उसे कहती है क्या तुम्हें कभी स्कूल लाइफ में किसी से लव हुआ है? तो वो उसे कहता है हाँ बिल्कुल हुआ है, वो बहुत ही क्यूट गर्ल थी। तो वो जेलस होकर उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम्हें पता है वो क्यूट गर्ल कौन थी? तो वो उसे मना करते हुए कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब जानना भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी वाइफ सिर्फ मैं हूँ और तुम पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। तभी वो उसके क्लोज होते हुए कहता है एक बार सुन तो लो कि वो क्यूट गर्ल कौन थी। तो वो अपना हाथ छुड़वा के उसे पंच दिखाते हुए कहती है अगर तुमने अब एक बार भी बोला ना तो मैं तुम्हें बुली कर दूंगी। तो वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो और बहुत ही ब्यूटीफुल भी। ये सुनकर वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे किस करने लग जाती है। तभी मिस्टर चैंसो से कहता है क्या तुम मुझसे लव करती हो? तो वो उसे मारते हुए जैसे ही पीछे कर रही थी तभी उसकी जेब में से एक फ्लावर वाला छल्ला गिर जाता है। देन उसको उठाकर वो कहती है ये तो मेरा फ्लावर है जो स्कूल टाइम पे मुझसे गुम हो गया था, पर ये तुम्हारे पास कैसे आया? फिर वो उसे बताता है कि वो क्यूट गर्ल तुम ही हो जिसे मैं स्कूल टाइम पे लव करता था नहीं करता हूँ। तभी चैनी उसे कहती है अच्छा तो इसका मतलब मेरे क्रश थे तुम और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। तभी वो उसे पकड़ के कहता है मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत लव करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इन्हीं प्यारे से कपल्स के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।